बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम यहाँ पर सीरीज़ 11th डिस्कस करेंगे, जिनका भी NHM MP CHO के लिए एंड जिनका भी राजस्थान CHO अपकमिंग टाइम में और अलग अलग जगह स्टेट लेवल पे स्टाफ नर्स के जो भी एग्ज़ाम होंगे तो ये क्वेश्चन सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल ऐप है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जहाँ पर आप जो भी अपकमिंग टाइम में MP CHO के लिए पेपर देने वाले हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर साथ ही साथ सीरीज़ बेस्ड ऑन योर सिलेबस है जो अवेलेबल रहेंगी। आपको वहाँ पर प्रीमियम मेंबरशिप अवेलेबल रहेगी, ऑल ओवर थिंग्स अवेलेबल रहेंगी। तो आप ऐप में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज खेल सकते हैं, सभी चीज़ें वहाँ पर अपडेट की जा रही हैं। तो लास्ट सीरीज़ थी जो सीरीज़ नंबर 10 थे। एंड देन जिनका भी NVS एग्ज़ाम हो चुका है 8 मार्च को, उनकी ऑफिशियल आंसर की भी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। हो सकता है क्योंकि हमेशा 1 और 2 वीक्स के अंदर ही आ जाती है, तो हो सकता है इस बार भी सेम थिंग्स हो। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था। इस क्लास में टोटल 50 MCQs रहेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड इज। तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट आयंस हैं जो क्या हैं? ऑप्शन में था कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड या फिर सोडियम। तो ऑलमोस्ट 20+ लोगों ने इसका आंसर दिया है और सभी ने आंसर है जो सही दिया है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? तो वो है पोटेशियम। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, गोल्ड स्टैंडर्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया इज। तो ल्यूकेमिया का मतलब है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया को डायग्नोस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा? ऑप्शन में है ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, बोन मैरो बायोप्सी, बोन एक्सरे या फिर बोन बायोप्सी। तो बायोप्सी में क्या किया जाता है कि कुछ टिश्यूज़ हैं जो लिए जाते हैं और फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सी डिसीज़ है। मोस्टली बायोप्सी कब की जाती है? कैंसर सेल्स को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर ल्यूकेमिया को डायग्नोस करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो क्या होगा? बोन मैरो बायोप्सी, जिसमें कुछ टिश्यूज़ को लिया जाता है, पीस ऑफ टिश्यूज़ या फिर सैंपल लिए जाते हैं सेल्स के, जिनको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। और ये प्रोसीजर जनरली कैंसर या फिर कैंसर से रिलेटेड मैलिग्नेंसी और बिनाइन, इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए होता है। तो ल्यूकेमिया का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इनमें से क्या होगा? तो होगा बोन मैरो बायोप्सी। नेक्स्ट इज द स्केल यूज्ड फॉर असेसिंग पेन इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में कौन सी स्केल है जो पेन को असेस करने के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन में वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल या फिर वॉन्ग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। तो यहाँ पर जो स्केल यूज़ की जाती है, यदि एडल्ट्स में पूछते तो विजुअल एनालॉग स्केल हम कहेंगे, बट यदि यहाँ पर बच्चों में कही है वॉन्ग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल है जो कि यूज़ की जाती है। इसकी नंबरिंग होती है 0 to 10 तक। यहाँ पर नो पेन है तो 0 दिया जाएगा, लिटिल बिट ऑफ पेन है तो 3 नंबर तक 1 to 3 तक रहेंगे। थोड़ा बहुत आप हर्ट हो रहे हैं तो 4 to 6 तक जाएंगे आप। यदि ज़्यादा पेन होता है तो 7, 8, 9, 10 तक है जो सीवियरिटी जाएगी। तो वॉन्ग बेकर फेस पेन स्केल है, 0 मार्क्स दिया जाता है जब कोई भी पेन ना हो, 2 मार्क्स दिए जाएंगे जब लिटिल बिट ऑफ हार्ट हो, आप थोड़ा बहुत भी कुछ दर्द हो रहा हो। 4 नंबर दिए जाते हैं जब आप थोड़े से कुछ ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। तो इस तरीके से टोटल 10 स्कोरिंग तक इसके जो मार्क्स होते हैं और इसको स्केल यूज़ की जाती है वो क्या होती है? वॉन्ग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल बच्चों में यूज़ होती है। एडल्ट्स की बात करें तो विजुअल एनालॉग स्केल है जो यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट इज न्यूनेट विथ रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया एसोसिएटेड विथ। तो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया जो न्यूनेट्स हैं ये किस कंडीशन से रिलेट करेंगे? हाइपोक्सिया से, हाइपोकैप्निया से या फिर हाइपोरेन एनीमिया से, हाइपरऑक्सिन एनीमिया से। तो जो यहाँ पर रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बच्चों में स्पेशली प्री स्कूल एज ग्रुप चिल्ड्रंस में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन रीज़न है। और ये जनरली जिन बच्चों का बर्थ वेट बहुत ज़्यादा कम होता है उनके लिए होगी,
वो कब होती है, जब लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की सप्लाई उनको दी जाती है, बाहरी है जो ऑक्सीजन सप्लाई की दी जाएगी उसके कारण होगा। तो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया किससे रिलेट करेगा, हाइपर ऑक्सी एनीमिया, ऑक्सीजन का लेवल जब यदि ज़्यादा दे दिया जाता है और जो प्री मैच्योर प्रीटर्म बच्चे होते हैं उन्हीं में जो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अनसेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडियाज़ और कॉल्ड। अनसेकेबल और परसिस्टेंट आइडिया हैं, क्या कहे जाएंगे, ऑब्सेशन, डेल्यूजन, कंपल्सन या फिर इल्यूजन। तो जो अनसेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडियाज़ हैं इनको क्या कहा जाता है, कहलाएंगे डिल्यूजन। तो लेंटल फाइब्रोप्लासिया है न्यू बेबीज़ में होता है जो कि या तो प्रीटर्म हो या फिर लो बर्थ वेट बेबीज़ रहेंगे। स्पेशली प्रीमेच्योर प्रीटर्म बेबीज़ में जब ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है देन आफ्टर उनकी जो आँखों के यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी तो उस प्रॉब्लम को क्या कहा गया है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया। और क्यों होगा, ऑक्सीजन सप्लाई के कारण, क्योंकि उनको क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है बाहर से, तो उसके कारण होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हाइपर ऑक्सीन एनीमिया, हाइपर ऑक्सीमिया। नेक्स्ट है यहाँ पर अनसेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडियाज, तो इसके लिए टर्म यूज़ किया गया है डेल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल गिविंग एन ओरल मेडिसिन टू अ साइकेट्रिक पेशेंट। तो एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब आप किसी साइकेट्रिक पेशेंट के लिए उसकी मेडिकेशन आपको ओरली देनी है, बाय ओरल देनी है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप है जो प्ले करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में है गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट्स अटेंडेंट, कीप द मेडिसिन ऑन द बेड साइड टेबल, गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट एंड ऑब्जर्व दैट इट इज़ swallowed, टेल द पेशेंट टेक द मेडिकेशन। तो यहाँ पर आपको ऐसे केस में क्या करना है कि जब आप ओरल मेडिकेशन दे रहे हो और एज अ नर्स आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जब पेशेंट क्या साइकेट्रिक पेशेंट है, दिमागी मरीज है, साइकेट्रिक पेशेंट है, तो ऐसे केस में आप पेशेंट को मेडिसिन तो देंगे लेकिन आप उसको ऑब्जर्व करेंगे जब तक वो अपनी मेडिसिन खा ना ले। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, गिव द मेडिकेशन टू द पेशेंट एंड ऑब्जर्व दैट इट इज़ swallowed। जब तक पेशेंट अपनी मेडिकेशन ना ले ले तब तक आप पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट इज डिक्रीज लेवल ऑफ हेमेटोक्रिट इन ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। WHO में हेमेटोक्रिट वैल्यू का लेवल कितना होगा जब एनीमिया कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर सेम है कि हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है, प्रेगनेंसी में कम होती है। तो ये किसके कारण होगी, ऑप्शन में है यहाँ पर ब्लड लॉस, हीमो कंसनट्रेशन, हीमोडाइल्यूशन या फिर एनीमिया। तो यहाँ पर जो हेमेटोक्रिट वैल्यू कम हो रही है क्यों होती है, तो ये होगी द प्रैक्टिस ऑफ किसके कारण होगी, हीमोडाइल्यूशन के कारण। हीमोडाइल्यूशन कैसी प्रोसेस है, रिमूविंग रेड ब्लड सेल्स टू लोअर द हेमेटोक्रिट। जनरली हीमोडाइल्यूशन की प्रोसेस में क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी काउंटिंग क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो यहाँ पर डिक्रीज लेवल ऑफ हेमेटोक्रिट एंड ब्लड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लीड्स टू हीमोडाइल्यूशन। नेक्स्ट इज द वैक्सीन विच इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। तो कौन सी वैक्सीन है जो हीट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ऑप्शन में DPT वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन या फिर BCG वैक्सीन। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आता है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो वो है पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट इज बॉइलिंग वाटर हेल्प्स इन किलिंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट। तो जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा बट किसी एक को छोड़कर, स्पोर्स को, फंगई को, बैक्टीरिया को या फिर प्रोटोजोआ को। तो वाटर को यदि हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक पर भी बॉईल किया तो उसमें फंगई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सब मर जाएंगे, लेकिन जो स्पोर्स हैं उनका है जो डेथ नहीं हो पाएगी, नहीं मर पाएंगे। ये जनरली ऑटोक्लेव से रहे, जब ऑटोक्लेविंग मशीन होती है उसमें स्पोर्स, जो भी बैक्टीरिया, वायरस है उनके इवन स्पोर्स भी साथ में मर जाते हैं। लेकिन पानी को बॉईल करने के टाइम पर जो भी बैक्टीरिया, फंगई हैं, प्रोटोजोआ हैं वो सब डेड हो जाएंगे, लेकिन स्पोर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज नॉन कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स इज कॉल्ड।
तो नॉन कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स के लिए क्या कहा गया है? क्राइम, हैबिट, डेविएंस या फिर वैल्यू। तो यहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया गया है? डेविएंस। नॉन कन्फर्मिटी क्या है? ये डेविएंस। नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल बिकम्स अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो एक कोई पर्सन है जो सोशल ग्रुप का मेंबर बन जाता है, किसी ग्रुप का एक हिस्सेदार बन जाता है, तो ये किस प्रोसेस के साथ होगा? एजिंग के साथ, मैच्योरेशन के साथ, लर्निंग के साथ या फिर सोशलाइजेशन के साथ। तो यदि कोई भी पर्सन किसी दूसरी सोसाइटी में जाके रहने लगता है तो वो सोशल ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, उस अपार्टमेंट का हिस्सा बन जाता है। तो किस प्रोसेस के कारण हो रहा है? ना तो एजिंग के कारण हुआ है, ना मैच्योरेशन के कारण, ना लर्निंग के कारण। ये पूरी प्रोसेस हुई सोशलाइजेशन के कारण। नेक्स्ट इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट इज अबाउट। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है कितनी होगी किसी एडल्ट में? ऑप्शन में 300 ml, 500 ml, 700 ml या फिर 1000 ml। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट द लंग्स विथ ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। तो हर एक रेस्पिरेटरी साइकिल में कितनी एयर अंदर आती है और कितनी बाहर जाती है, वॉल्यूम क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम। और नॉर्मल एक एडल्ट की जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो होती है 500 ml। कितनी होती है? 500 ml। यदि 500 ml एक एवरेज हेल्थी कहा जाता है, यदि फीमेल के लिए पूछते हैं तो होगी 400 ml। लेकिन यदि नॉर्मल आपको इस तरीके से कहते हैं एडल्ट के लिए तो 500 ml, और पर्टिकुलर फीमेल के लिए पूछते हैं, वुमेंस के लिए पूछते हैं तो 400 ml। नेक्स्ट इज 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट्स। तो ये 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व, इसका क्या नाम है? वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। इसका नाम क्या है? वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। यदि वेस्टिबो कोक्लियर नर्व अफेक्ट होती है तो क्या सिचुएशन होगी? टेस्ट अफेक्ट होगा, टच, स्मेल या फिर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। एंड जो ईयर्स है उनका क्या फंक्शन होता है? सुनने के साथ साथ बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। यदि 8वें नंबर की जो वेस्टिबो कोक्लियर नर्व अफेक्ट होती है तो क्या डिस्टर्ब होगा यहाँ पर? इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स बॉडी का बैलेंस। नेक्स्ट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी ऑफ अ पेशेंट विथ एक्सटेंसिव फुल थिकनेस बर्न। तो यदि कोई एक्सटेंसिव फुल थिकनेस बर्न का पेशेंट है तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? लेवल ऑफ पेन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस या फिर बॉडी इमेज। तो फुल थिकनेस बर्न पेशेंट की में जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी फ्लूइड को रिस्टोर करना और मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ रिलीविंग पेन ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज ऑफ बर्न इंजरी इज। तो इमरजेंसी फेज है बर्न इंजरी की, तो कौन सा रूट होगा जिसके थ्रू हम पेन रिलीविंग मेडिकेशन है जो एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर कर सकते हैं? इंट्रावीनसली, सबक्यूटेनियसली, इंट्रामस्कुलरली या फिर ओरली। तो सबसे फास्ट रूट यहाँ पर पूछा है, तो सबसे फास्ट यदि पेन हो रहा है तो सबसे फास्ट रूट क्या होगा? वो होता है आईवी रूट। आईवी रूट के थ्रू है जो मेडिकेशन है जो डायरेक्ट वो प्रॉपर अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव रूट क्या माना जाएगा पेन रिलीव करने के लिए इमरजेंसी फेज ऑफ बर्न इंजरी में? तो वो होगा इंट्रावीनसली। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू अ सडन लॉस ऑफ सपोर्ट फेल्ट बाय एन इन्फेंट एज इफ ही इज फॉलिंग इज कॉल्ड। तो एक रिस्पॉन्स होगा, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होगा जिसमें इन्फेंट क्या हो जाएगा? बिना किसी सपोर्ट के क्या है गिर जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? स्टार्टल रिफ्लेक्स, ग्लेबुलर रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स या फिर टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो जहाँ पर रिफ्लेक्स कहा गया है कि बिना किसी सपोर्ट के यदि कोई इन्फेंट गिर जाएगा तो ये क्या है? मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज मॉडरेट हाइपोथर्मिया इन अ न्यूनेट्स। तो न्यूनेट में मॉडरेट हाइपोथर्मिया क्या है? जब टेम्परेचर बिलो 32 डिग्री सेल्सियस रहे और 32 to 35.9 डिग्री सेल्सियस रहे, 33.6 to 36.2 डिग्री सेल्सियस रहे या फिर 36.4 to 37.2 डिग्री सेल्सियस रहे। तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया कंसीडर किया जाएगा जब न्यूनेट बेबी का टेम्परेचर कितना हो? 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस हो। नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रोमनियास इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो पॉलीहाइड्रोमनियास मैंने आपको पढ़ाया था कल की ही जो क्लास 10 थी उसमें बताया था। पॉलीहाइड्रोमनियास में क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोमनियस की सिचुएशन में सभी देखने को मिलेगा किसी एक को छोड़कर। यूडेनल एट्रेसिया, ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, एनेन्सेफेली, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ फीटल किडनी। तो पॉलीहाइड्रोमनियस क्यों होगा? क्योंकि बेबी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा या तो यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है और वो बाहर है जो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रही है। ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा, होगा कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ फीटल किडनी। मैटरनल साइड ऑफ फीटल से दोनों से हो सकता है पॉलीहाइड्रोमनियस, बट यहाँ पर यदि जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो फीटल किडनी से क्या होगा, ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा और एक्सक्रीट नहीं हो पा रही, तो कहाँ जाएगी, जो पूरी एमनियोटिक फ्लूइड है उसी में मिक्सड होते जाएगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा और ये सिचुएशन क्या है, पॉलीहाइड्रोमनियस। नेक्स्ट इज द बाइसॉप स्कोर इज यूज टू प्रिडिक्ट। तो बाइसॉप स्कोर कई बार पढ़ चुके हैं हम। ऑप्शन में है द स्टेट ऑफ द फीटस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, द सक्सेस रेट ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर, द फीटल कंडीशन इन द यूट्रस, द मैटरनल वेलबीइंग इन लेबर। तो बाइसॉप स्कोर प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने आ रहे हैं, क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या इंटेंसिटी है, किस ड्यूरेशन में आ रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, द सक्सेस रेट ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर, दैट मीन्स लेबर इंड्यूस किया गया है यदि, तो कितना सर्विक्स डायलेट हो रहा है, फास्टमेंट क्या है, बेबी की क्या पोजीशन है, ये सभी चीज़ें बाइसॉप स्कोर में प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। नेक्स्ट इंक्रीज सोसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विथ। तो सुसाइडल टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी, लो लेवल ऑफ डोपामिन, हाई लेवल ऑफ डोपामिन, लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन या फिर हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन। तो यहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसी की बात हो रही है, तो किस में होगी, तो जब सेरोटोनिन का लेवल क्या होगा, कम होगा। और किन में होता है कम, डिप्रेशन के पेशेंट में। मेनिया में हाई हो जाता है, बट जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा सुसाइड करने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन जो कि डिप्रेशन में होगा, तो यहाँ पर आंसर भी आपका क्या होगा, सी, लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन, जो कि सुसाइडल टेंडेंसी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क है जो रहेगा। नेक्स्ट वन इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज बेस्ट मैनेज बाय। तो जो OCD हैं किसके थ्रू प्रॉपरली मैनेज किए जा सकते हैं। ऑप्शन में है साइको डायनामिक साइकोथेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर सपोर्टिव साइकोथेरेपी। तो जो OCD हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैं, किसके थ्रू प्रॉपरली मैनेज किए जा सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। तो नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी मिलेगी वो क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी या फिर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन से मिल रही है जो इम्यूनिटी, उसके लिए क्या कहा जाएगा, ये कहलाएगी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज एज पर द ग्लासगो कॉमा स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट्स कॉमा इन एन एडल्ट पेशेंट। तो ग्लासगो कॉमा स्केल कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो क्या स्कोर होगा कि पेशेंट है जो कोमा में जा रहा है या फिर कोमा के लिए इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन में 0, 5, 9 या फिर 12। तो जब भी जो ग्लासगो कोमा स्केल का मैक्सिमम स्कोर की बात होती है तो कितना होता है, 15। ये देखिए यहाँ पर, इसमें हम आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स चेक करेंगे। बेस्ट रिस्पॉन्स होता है 15, दैट मीन्स जो हमने चीज़ें यहाँ पर चेक की हैं वो सभी सही हैं। कोमाटोस क्लाइंट में 8 और इससे भी कम है जो क्या हो जाता है, ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि कोमा के पेशेंट में ग्लासगो कोमा स्केल का क्या स्कोर होगा, तो होगा 5। बट जनरली कितना होता है, 8 और लेस, 8 या फिर उससे कम यदि जाता है स्कोर, पेशेंट क्या है, कोमा में जा रहा है। और यदि लेस देन 3 ही हो जाता है तो पेशेंट क्या है, टोटली अनरिस्पॉन्सिव है। नेक्स्ट इज Parkinson's disease is caused by deficiency of which of the following neurotransmitter। तो पार्किंसन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पार्किंसंस डिसीज़ है जो कि किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण होती है, एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन, डोपामाइन या फिर एपिनेफ्रिन। तो पार्किंसंस डिसीज़ का जो कॉज है यहाँ पर वो क्या है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की कमी, डोपामाइन की कमी। डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका लेवल कम हो जाएगा तब पार्किंसंस डिसीज होगी। पार्किंसंस के स्पेशली बॉडी में ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। पार्किंसंस के साइन एग्जाम में आते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, तो वह डोपामिन।
नेक्स्ट इज डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड डिस्कलरेशन ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो एंटीरियर वेजाइनल वॉल का क्या होना, डिस्कलरेशन होना प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा? जैकमियर साइन, ओसिएंडर साइन, पाल्मर साइन या फिर हैगर साइन। तो वेजाइनल वॉल का क्या होना, एंटीरियर वेजाइनल वॉल का कलर चेंज होना प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा? जैकमियर साइन। नेक्स्ट है यहाँ पर जितने भी साइन दिए हैं मैं ऑलरेडी आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इनका रेशनल नहीं दे रही हूँ। जैकमियर, ओसिएंडर, पाल्मर साइन एंड हैगर साइन, ये सभी प्रेगनेंसी में होने ही वाले साइन हैं। नेक्स्ट इज इन अ ग्रुप थेरेपी मेंबर्स एक्सप्रेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स इन अ नॉन थ्रेटनिंग एटमोस्फियर इज कॉल्ड। ग्रुप थेरेपी में मेंबर्स क्या कर रहे हैं, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की फीलिंग्स को बिना किसी डर के क्या कर रहे हैं, शेयर करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में कॉग्निशन, कैथारसिस, इगोपैरेक्सिया या फिर एप्रेक्सिया। तो एक ग्रुप थेरेपी दी जा रही है, तो उसमें मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, पर्सन हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की फीलिंग्स को है जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, जो कि एक नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर है, मतलब वहाँ पर किसी भी तरीके का डर का वातावरण नहीं है। तो क्या कहलाएगा कैथारसिस। क्या कहलाएगा? कैथारसिस। नेक्स्ट इज विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज द पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि पेरीफेरल न्यूरोपैथी का कारण बनेगी? ऑप्शन में रिफाम्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड या फिर पायराजिनामाइड। तो यहाँ पर पेरीफेरल न्यूरोपैथी का जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा वो क्या, किस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के कारण होगा? तो होगी आइसोनियाजिड। रिफाम्सिन के कारण रेड ऑरेंज कलर यूरिन होगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करने का काम करेगी। एंड साथ ही साथ जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। तो बेसिक क्वेश्चन है ट्यूबरकुलिन ड्रग को लेके जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज VDRL इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। तो जो VDRL टेस्ट है किसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में HIV, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस या फिर सिफिलिस। तो सिफिलिस है जिसको डायग्नोस करने के लिए वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट VDRL टेस्ट है जो किया जाएगा, जिसमें सिफिलिस की है जो टेस्टिंग की जाएगी। इसमें फाइंड आउट किया जाएगा कि जो सब्सटेंस एंटीबॉडीज़ हैं वो सिफिलिस की प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट इज सिगमंड फ्रूड वॉज द पायोनियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो साइकोपैथोलॉजी में जो सिगमंड फ्रूड हैं इन्होंने किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है? बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव, साइकोडायनामिक या फिर ह्यूमनिस्टिक। सिगमंड फ्रूड वॉज द पायोनियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। तो ये साइकोडायनामिक जो मॉडल था, हेयरची थी, उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट इज पेशेंट विथ कोलोस्टोमी शुड बी एडवाइज्ड टू ईट। तो यदि किसी पेशेंट की कोलोस्टोमी हुई है तो उसको क्या खाने के लिए कहा जाएगा? ऑप्शन में ब्लेंड डाइट सो दैट द इंटेस्टाइन डज नॉट बिकम इरिटेटेड, एवरीथिंग दे एट बिफोर द सर्जरी बट विल अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड्स, फूड लो इन फाइबर, फूड दैट आर मोस्ट ईजिली डाइजेस्टेड। तो कोलोस्टोमी वाले पेशेंट को एडवाइस किया जाएगा कि आप जो चीज़ें सर्जरी के पहले से खाते थे वो खाइए, लेकिन जिन भी फूड से गैस का फॉर्मेशन होगा, गैस बनेगी, उसको अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, एवरीथिंग दे आर एट बिफोर द सर्जरी बट विल अवॉइड द गैस फॉर्मिंग फूड्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। तो यहाँ पर एड्स का इंडिकेटर क्या है? ऑप्शन में है CD4 काउंट लोअर देन 1000 सेल्स पर mm3, CD4 काउंट लोअर देन 600 सेल्स पर mm3, CD4 काउंट लेस देन 400 सेल्स पर mm3 या फिर CD4 सेल्स काउंट लेस देन 200 सेल्स पर mm3। तो यहाँ पर जो एड्स है इसमें जो CD4 T सेल्स काउंट होता है कितना हो जाता है 200 ml पर से भी कम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी, CD4 काउंट लेस देन 200 सेल्स पर mm3। नेक्स्ट इज विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज इनकरेक्ट वाइल यूजिंग जेट ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन। तो जब आप जेट ट्रैक मेथड इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो कौन सा सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट होगा? जेट ट्रैक मेथड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर की जाते हैं और ऐसी मेडिकेशन जो कि इरिटेशन क्रिएट करती हैं उनको, ताकि ये टिश्यूज़ में लीकेज को प्रिवेंट कर सके। ऑप्शन में प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ एल्कोहल, यूज़ अ निडल दैट इज एटलीस्ट वन लॉन्ग,
रब द इंजेक्शन साइट विगरसली आफ्टर द इंजेक्शन, एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर द इंजेक्शन। जेट ट्रैक मेथड को इनकरेक्ट पॉइंट यहाँ पे पूछा है, तो हमें इंजेक्शन साइट को प्रिपेयर करना है, एटलीस्ट 1 mm की लॉन्ग निडल होना चाहिए। जब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एस्पिरेट करना है कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, जो जेट ट्रैक मेथड हमने अपनाई है वो सही एडमिनिस्टर हो रहा है इंजेक्शन या नहीं। लेकिन इंजेक्शन साइट को विगरसली बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं रगड़ना नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज। तो कौन सा हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा? ऑप्शन में एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिसोल या फिर ऑक्सीटोसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन यहाँ पर क्या है? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट इज सर्कलेज ऑपरेशन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ चॉइस फॉर। सर्कलेज ऑपरेशन में सूचरिंग की जाती है सर्वाइकल के यहाँ, ताकि वहाँ की मसल्स में क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। यहाँ पर ऑप्शन में कैंसर ऑफ द सर्विक्स, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, फाइब्रॉइड यूट्रस या फिर सर्वाइकल पॉलिप्स। तो जो सर्कलेज ऑपरेशन है ये जनरली सर्विक्स सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग इन द ट्रायड ऑफ। स्प्लिटिंग इन ट्रायड का मतलब क्या है? पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो स्प्लिटिंग का मतलब होगा, स्प्लिटिंग ट्रेट है किस पर्सनालिटी में होगा? तो ये होगा बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो एमपी व्यापम का पेपर हुआ था उसमें यदि दोनों सेट की बात करें हम तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तक पर्सनालिटी से आए थे। तो आप उस पेपर को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। पेपर आपको चैनल पर भी अपडेटेड है और साथ ही साथ पीडीएफ फॉर्मेट की लिंक है जो वो भी आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट इज वूफिंग कफ इज मोस्ट इन्फेक्शियस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ। तो वूफिंग कफ है किस स्टेज में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस रहेगी, मतलब किसी दूसरे को इन्फेक्शन है जो दे सकते हैं? कैटरल स्टेज, पैरोक्सीमल स्टेज, कॉन्वल्जेंट स्टेज या फिर रिकवरी स्टेज। तो वूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस और 100 दिन की खांसी के लिए ये सबसे ज़्यादा जिन बच्चों की लेस देन 2 ईयर एज होगी उनको होगा, और ये जब रिकवरी फेज होती है उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस रहेगा। नेक्स्ट इज एन असेसमेंट स्पेसिफिक टू सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV मैनिटोल इज। तो यदि आप IV मैनिटोल एडमिनिस्टर करते हैं तो आप क्या चीज़ असेस करेंगे कि IV मैनिटोल प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर हुआ है या नहीं? वाइटल साइन एवरी 4 आवरली, वेटिंग डेली, यूरिन आउटपुट आवरली या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एवरी 4 आवरली। तो यदि जब भी आप मैनिटोल देते हैं किसी भी पेशेंट को तो आपको उसका यूरिन आउटपुट है जो चेक करना है। क्यों? क्योंकि हम यूरिन आउटपुट लेवल को ही मेंटेन करना है हमें इस मेडिसिन के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ चेक करेंगे? सी, यूरिन आउटपुट आवरली। नेक्स्ट इज रोरसाच प्रोजेक्टिव टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर। रोरसाच प्रोजेक्टिव टेस्ट है किसको डिज़ाइन करने के लिए बनाया है? अनकॉन्शियस इंटेंशन, ड्रीम, कॉन्शियस डिजायर या फिर अनकॉन्शियस डिजायर। तो यहाँ पर जो अनकॉन्शियस इंटेंशन, जो चीज़ें आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं बट आप किसी अपने साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी जो भी आपके फ्रेंड्स उनके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अनकॉन्शियस इंटेंशन। या फिर आप जो नींद में बड़बड़ा के अपनी फैमिली को बता दें वो क्या है? अनकॉन्शियस इंटेंशंस। नेक्स्ट इज डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डबल बबल साइन किस में देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, रिस्प्रिंग्स डिसीज या फिर ड्यूडेनल एट्रेसिया। बबल डबल साइन देखने को मिलेंगे जब एक्सरे किया जाएगा किन पेशेंट का? ड्यूडेनल एट्रेसिया के पेशेंट का। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्स टू हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इज। तो यदि वेगस नर्व में हाइपर स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा? स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन होगा, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, टैकी अरिथमिया होगा, फिर ब्रेडी अरिथमिया होगा। तो यदि हाइपर स्टिमुलेशन होगा वेगस नर्व का तो ब्रेडी अरिथमिया की सिचुएशन है जो डेवलप होगी। जो रिदम है पल्स रेट का वो क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट इज द इंडिकेटिव बैलेंस बिटवीन क्लॉट फॉर्मेशन एंड क्लॉट डिसोल्यूशन इज।
तो एक इंटरेक्टिव बैलेंस होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, क्लॉट डिसोल्यूशन हो रहा है, बन भी रहा है और क्या हो रहा है, तोड़फोड़ भी हो रही है। तो क्या है ऑप्शन में हेमेटोस्टेसिस, हेमेस्टोसिस, हेमेटोक्रिट या फिर हेमेटोपोइसिस। तो यहाँ पर जो डिसोल्यूशन भी हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है क्लॉट का, थक्के का, तो ये क्या है होमियोस्टेसिस। सॉरी, ये प्रोसेस क्या है, हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट इज ड्रग यूज्ड इन रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ मैनर्स डिसीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मैनर्स डिसीज में क्या होगा, जो इनर ईयर है, वहाँ की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वो जनरली अफेक्ट होगी। मैनर्स डिसीज में कौन सी मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाएगी, एंटीएमेटिक्स, डायरेटिक्स, एट्रोपिन या फिर डाइजेपम। तो यहाँ पर यूज़ सभी होनी, किसी एक को छोड़कर। तो जो यूज़ नहीं होगी वो क्या होगी, एट्रोपिन, बाकी सभी होंगी। नेक्स्ट इज नर्स नीड टू चेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इफ पेशेंट इज ऑन MgSO4 थेरेपी। तो यदि किसी पर्सन को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है तो एज अ नर्स आप किस पैरामीटर को है जो सबसे पहले चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर, प्रेजेंस ऑफ knee jerk रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन लेस देन 12 पर मिनट या फिर ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg। जब भी हम मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी देते हैं, MgSO4 देते हैं, तो पेशेंट की सबसे पहले हमें क्या चेक करनी होती है, पल्स रेट। क्या चेक करना होता है, पल्स रेट, और ये सबसे ज़्यादा इसी को अफेक्ट करने का काम करेगा। सॉरी, हम रेस्पिरेशन रेट को चेक करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इसी रेट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज ऑल आर एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स एक्सेप्ट। सभी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ट्राईसाइक्लेट एंटी डिप्रेसेंट TCA, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर MAOI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI या फिर थियाजाइड्स। तो जो एंटी डिप्रेसेंट है वो क्या है, सभी है, बट जो नहीं हो गया थियाजाइड्स। नेक्स्ट इज विच हेल्थ सेंटर इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाता है, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो फर्स्ट रेफरल हेल्थ यूनिट कहलाती है वो कहलाती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और CHC। नेक्स्ट इज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज मॉनिटर्ड बाय। तो IOP किससे मॉनिटर किया जाता है, ऑप्शन में टोनियोमीटर, ऑक्यूलोमीटर, मैनोमीटर या फिर पेरीमीटर। तो जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मॉनिटर किया जाता है किससे, टेनोमीटर से, इस तरीके से। नेक्स्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रूमेटिक फीवर इज। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रूमेटिक फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन में स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, H इन्फ्लुएंजा या फिर इकोलाई। तो रूमेटिक फीवर में क्या होगा, थ्रोट इन्फेक्शन यदि लॉन्ग टर्म तक रहेगा तब ये सिचुएशन रहेगी। रूमेटिक फीवर का जो मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है, ऑप्शन में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिसीज, ह्यूमन पॉपुलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो एपिडेमियोलॉजी में 3 ट्रायंगल शेप है, जो एक ट्रायड आता है, उसमें क्या रहता है, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो स्टडी की जा रही है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज की। नेक्स्ट है यहाँ पर इन ट्रेयाज येलो कलर डिनोट्स। तो ट्रेयाज में येलो कलर का मतलब क्या है, ऑप्शन में है इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग, लेस क्रिटिकली इंजर्ड या फिर मोस्ट क्रिटिकली इंजर्ड। ट्रेयाज में येलो कलर का मतलब होगा लेस क्रिटिकली इंजर्ड, मतलब कि ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। नेक्स्ट इज एल्डरली वुमेन आर मोर प्रोन टू डेवलप हिप फ्रैक्चर ड्यू टू। तो जो एल्डर पीपल होते हैं, एल्डर वुमेन होती हैं स्पेशली, उनमें फ्रैक्चर जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों, ऑप्शन में इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड सीक्रेशन, इंक्रीज बॉन्ड डेंसिटी, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो जो मेनोपॉज की सिचुएशन आती है तो वो एल्डर पर्सन में आएगी आफ्टर 50 और 55 ईयर्स के बाद। तो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हिप फ्रैक्चर क्यों होता है एल्डर पर्सन में ही, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तब। नेक्स्ट इज बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड एट द ब्लॉक लेवल इज कमिटेड बाय। बेसिक हेल्थ सर्विसेज ब्लॉक लेवल पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो ये किस कमेटी ने प्रस्ताव रखा था, भोर कमेटी, मुदलियार कमेटी, मुखर्जी कमेटी या फिर चड्डा कमेटी। तो ये जो प्रस्ताव रखा था बेसिक हेल्थ सर्विसेज को लेके ब्लॉक लेवल पर, ये रखा था मुखर्जी कमेटी ने। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कंसर्न ड्यूरिंग अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर द थायराइडेक्टोमी। तो अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रहेगा थायराइडेक्टोमी के पेशेंट का, तो प्राइमरी कंसर्न क्या होगा? सोर थ्रोट, कंप्लेन ऑफ पेन इन द एरिया ऑफ द सर्जिकल इंसिजन, कार्पल स्पाज्म व्हेन द ब्लड प्रेशर इज टेकन, या फिर टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहीट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दें, तो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। एंड ऑफिशियल ऐप है जो प्ले स्टोर में रख दी गई है, तो आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।